हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशु और मैं अपने चैनल यूपीएससी नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाया था और अब हम आगे चलते हैं कुछ नए टॉपिक्स की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बताता हूं। जैसे में ये लेक्चर ओवर होगा आप उस क्वेश्चन का खुद से ही आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन ये है कि जब हम स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में अगर हम देखते हैं तो क्या जो हवा है वो ऊपर की तरफ बहती है? स्ट्रेटोस्फीयर की बात हो रही है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि स्ट्रेटोस्फीयर इज द एयर मूव above in stratosphere। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जब मैं लेक्चर ख़त्म करूंगा तो आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर देने लायक हो जाओगे, इतना आप सीख लोगे। सो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन अर्थ के लिए एक मेजर सोर्स है। किसका? एनर्जी का। यानी जो हमारी अर्थ है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी इसे कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ सोलार रेडिएशन। देन सपोज कीजिए ये अर्थ है और ये सन है, यहां से रेडिएशन आ रही है और अर्थ पे गिरती है। जो ये रेडिएशन है, तो हम फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता होता है जो हॉटर ऑब्जेक्ट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है। और जैसे ही वो कूलर ऑब्जेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है और वेवलेंथ हाई हो जाता है। नाउ ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसे अब हम यहां अप्लाई करेंगे। सन हमारा क्या है? अगर अर्थ के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये हॉटर है और ये कूलर है। तो सन क्या करेगा? ये क्या है? स्मॉल, यानी कि वेवलेंथ इसकी क्या कम होगी? कम होगी। जब लेस वेवलेंथ की रेडिएशन अर्थ पे गिरेगी तो अर्थ क्या करेगा? इसे एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये क्या है? एक कूलर ऑब्जेक्ट है। इसके अगर इसके सापेक्ष में देखा जाए तो ये क्या है? कूलर है। तो ये क्या करेगा? लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिट करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप सिर्फ इतना समझना है कि जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो क्या है? शॉर्ट वेव रेडिएशन आएगा, और जब अर्थ हमारा एब्जॉर्ब करेगा फिर उसके बाद क्या इमिट करेगा? लॉन्ग वेव रेडिएशन। नाउ सपोज कीजिए कि यहाँ पे ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिड एयर इन द मॉइस्ट एयर है, और वाटर वेपर। वाटर वेपर की एक टेंडेंसी होती है, ये जो रेडिएशन आ रहा है यानी शॉर्ट वेव लेंथ की जो रेडिएशन है इसे ये एब्जॉर्ब करता है। पूरी तरीके से तो नहीं करता है लेकिन ये एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हमारा यहाँ पर वाटर वेपर मौजूद है तो क्या करेगा? ये कुछ पार्ट्स को रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ टेम्परेचर कंपैरिजन टू कम रहेगा। जहाँ पर ये वाटर वेपर मौजूद नहीं है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। इसी तरीके से CO2 होता है। CO2 क्या करता है? ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है इसको अपने थ्रू जाने देता है। अगर ये CO2 है तो ये शॉर्ट वेव रेडिएशन को अपने थ्रू जाने देगा, बट ये क्या करता है? जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है जो अर्थ इमिट कर रहा है इसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमेशा से।
एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए आप एक कार में बैठे हो, सॉरी कार बहुत अच्छी नहीं बनी है, ठीक है। एक कार में बैठे हो, अगर इस कार से आप बाहर आ गए और गेट बंद कर दिया आपने, तो फिर क्या होता है? जब आप दोबारा कहीं से आते हो, सपोज कीजिए बहुत गर्म पड़ रहा है, जब आप आते हो और अपने कार में बैठते हो, तो जो बाहर का टेम्परेचर रहता है और जो अंदर का टेम्परेचर रहता है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? सेम कॉन्सेप्ट है। जो सोलार रेडिएशन है वो रेडिएशन यहाँ से इंटर तो कर जाती है, बट जब वहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो इमिट करता है रेडिएशन को, तो ये ग्लास क्या करते हैं, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, अंदर हीट ट्रैप हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है अंदर। अब जैसा कि मैंने मॉइस्ट एयर में बोला आपसे कि मॉइस्ट एयर क्या करता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सोलार रेडिएशन आता है उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हमारा जो अर्थ इमिट करता है उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी वाटर वेपर की टेंडेंसी क्या है कि वो जो अर्थ रेडिएशन, सॉरी जो सन रेडिएशन वो जो अर्थ पे गिर रही है उसे भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब अर्थ एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेडिएशन इमिट करता है उसे भी वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो होता क्या है कि जब हम कोस्टल एरियाज में जाते हैं, जब हम कोस्टल एरियाज में जाते हैं तो इन कोस्टल एरियाज में वाटर वेपर ज़्यादा होता है। वाटर वेपर यानी कि मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर ज़्यादा होने की वजह से वो जो इनकमिंग रेडिएशन है और आउटगोइंग रेडिएशन है, दोनों रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए चेन्नई जैसे शहर में, यानी जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर हाई लगता है, यानी गर्मी लगती है। तो उसके पीछे रीज़न यही है, यही कॉन्सेप्ट है जो वहाँ फॉलो हो रहा है वाटर वेपर का, और इसी को हम क्या कहते हैं, मरीन इफेक्ट। तो समझ में आ गया आपको मरीन इफेक्ट क्या है? वाटर वेपर क्या कर रहा है, सोलार रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, अर्थ रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी हो जा रही है। उसी को हम मरीन इफेक्ट कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द अनदर कॉन्सेप्ट। व्हाट इज अनदर कॉन्सेप्ट? सपोज ये सन है, ये हमारा अर्थ है, नाउ ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये क्या, ये गैसें हैं, जैसे CO2 हो गए, ठीक है। अर्थ रेडिएशन यहाँ से आई, तो कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी होती है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ की जो रेडिएशन होती है उसे अपने थ्रू वो पास कर देता है, उसे एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये बड़े आसानी से मक्खन की तरह अर्थ पे पहुंच जाती है, यानी कि सोलर रेडिएशन यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच जा रही है। उसके बाद क्या करेगा, अर्थ इसे एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन निकालेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसे तो परेशान करना था हमें। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉब्लम क्या होती है, ये क्या करता है, इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को बाउंड कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगेन अर्थ के ही पास इस रेडिएशन को और लॉन्ग वेवलेंथ में भेज देता है। अगेन ये क्या करता है, यहाँ से कुछ रेडिएशन इमिट करता है अर्थ, और फिर ये CO2 के पास पहुँच जाता है। नाउ कुछ पार्ट्स जो निकल जाते हैं, इसे हम कहते हैं रेडिएशन लॉस टू स्पेस, और यहां जो हीट ट्रैप्ड हो गई इसे कहते हैं हीट ट्रैप्ड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? यहां से क्या रेडिएशन गिरी,
CO2 उसे पास कर दिया, पूरी रेडिएशन यहाँ अर्थ पे आ गई, अर्थ एब्जॉर्ब किया, लॉन्ग वेव रेडिएशन निकाला, CO2 उसे एब्जॉर्ब कर लिया, अगेन उसने अर्थ के पास भेज दिया, अर्थ ने फिर उसे बाहर निकाला, जो पार्ट बाहर निकल गया उसे रेडिएशन लॉस्ट टू स्पेस कहते हैं, यानी कि स्पेस में लॉस्ट हो गया रेडिएशन। और जो पार्ट नहीं निकल पाया यानी कि यहाँ पे हीट बन गई और उसे हम हीट ट्रैप्ड कहते हैं। नाउ अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये होता कैसे है। जैसे सपोज कीजिए कि आप चावल खाते हो, गेहूँ खाते हो, तो क्या जो 60 डिग्री नॉर्थ में जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मौसम बिल्कुल ठंडा होता है, वहाँ पे सोलर रेडिएशन उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि मैं आपको पीछे उसका कारण बताता हूँ। सपोज़ कीजिए ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। अब ये तो इक्वेटर है, सन की जो रेज है वो यहाँ पे तो इस तरीके से पड़ती है और यहाँ वर्टिकल पड़ जा रही है, ठीक है। तो 60 डिग्री नॉर्थ की अगर हम बात करें, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे आइसलैंड हो गया, वहाँ पे लोग कैसे एग्रीकल्चर करेंगे, कैसे क्रॉप, मतलब उन्हें भी तो खाना है, तो कैसे करेंगे। तो वो क्या करते हैं, बिकॉज वहाँ सन रेज यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ तो नहीं पहुँच रही, तो वो क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, ग्लास के अंदर में वो क्रॉपिंग करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए उन्होंने कुछ लगाया है, ठीक है। होता क्या है, सन रेडिएशन जब जो भी एनर्जी यहाँ पे आती है, ये ग्लास क्या करता है, एज ए कार्बन डाइऑक्साइड काम करता है और ये क्या करता है, इसे पास कर देता है। लेकिन जो ये एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएट कर, मतलब जो इमिट करते हैं, अगेन यहाँ क्या करता है, इसे ये ग्लास ट्रैप कर लेता है और इस ट्रैप की वजह से ये अगेन लॉन्ग वेव रेडिएशन नीचे आती है, फिर यहाँ से एक लॉन्ग वेव रेडिएशन ऊपर जाती है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, हीट ट्रैप करते हैं और जो भी इन्हें क्रॉपिंग करनी होती है वो करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे क्रॉपिंग की जाती है, कहाँ पर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यानी 60 डिग्री नॉर्थ में। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है यानी CO2 है या जो भी है, ये है। ये क्या करता है, सन यहाँ से लेकर के आता है, मतलब शॉर्ट वेव रेडिएशन यहाँ से लेकर के आता है। और ये क्या है, यहाँ पे कुछ पार्ट, मतलब ये गैसें क्या करती हैं, इसे अलाउ कर देती हैं अपने थ्रू पास होने से, और ये अर्थ पे गिरता है, अर्थ एब्जॉर्ब करता है एंड देन लॉन्ग वेव रेडिएशन निकालता है, जिसे ये ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने के बाद फिर इसे यहाँ ये वापस भेज देते हैं। तो ये जो गैसें हुई इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बारे में हम एनवायरनमेंट में ज़्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसे कम पढ़ रहे हैं बिकॉज क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अभी ज़रूरी है वही मैं बता रहा हूँ, इसे हम एनवायरनमेंट में और डीपली पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जैसे ये अर्थ है और ये हमारा माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये ग्राउंड एरिया है। अब सपोज कीजिए ये सन है, ऐसा माना जाता है कि 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक जितने भी मॉइस्ट एयर है यहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर उतना प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो होता क्या है, सन जो रेडिएशन निकालता है, कुछ पार्ट यहाँ पड़ रहे हैं और कुछ पार्ट यहाँ आ रहे हैं। तो जो रेडिएशन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ कोई मॉइस्ट एयर तो है नहीं जो इसे एब्जॉर्ब कर ले कि यहाँ टेम्परेचर कम हो जाए। लेकिन
जब यही रेडिएशन यहाँ पे आती है यानी ग्राउंड लेवल पे आती है तो ये जो हमारा मॉइस्ट एयर है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पूरी रेडिएशन यहाँ पर नहीं आ पाती है। तो होता क्या है, जब इस पे जो भी रेडिएशन गिरती है वो इसे पूरा शॉर्टर वेवलेंथ पे ही रिफ्लेक्ट कर देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की एक बात और है जो मैं बताना शायद भूल गया, CO2 अगर शॉर्टर वेवलेंथ को अपने थ्रू पास करता है तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से रिटर्न शॉर्टर वेवलेंथ अगर ऊपर जा रही है तो CO2 उसे भी पास करने देगा, वहाँ से भी वो पास हो जाएंगे। तो होता क्या है, जो शॉर्ट वेवलेंथ यहाँ पे गिरी वही जो है वापस स्पेस में चली गई। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं रेडिएशन विंडो। रेडिएशन विंडो इसे कहते हैं। इसी तरीके से हमारा डेजर्ट भी रेडिएशन विंडो है। आप ऐसे समझो कि डेजर्ट में क्या होता है, जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और जो रात होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है? द सेम कॉन्सेप्ट इज बिहाइंड इट। क्या कॉन्सेप्ट है? जितना भी सन रेडिएशन आता है वो क्या करते हैं, सारे के सारे को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब अगर शॉर्टर वेवलेंथ का सन रेडिएशन गिरा और वहाँ पे कोई मॉइस्ट एयर नहीं है तो वही शॉर्टर वेवलेंथ क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। और जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करता क्योंकि वेवलेंथ शॉर्टर ही होती है। तो वहाँ क्या होता है, जो भी गर्मी इसे मिलती है अर्थ को, वो पूरी की पूरी रेडिएशन लॉस्ट हो जाती है, यानी कि एक वो रेडिएशन विंडो की तरह काम करता है। इसलिए डेजर्ट में दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। नाउ अब एक टर्म है अल्बीडो। अल्बीडो के बारे में ऐसे समझते हैं कि जैसे हम फुटपाथ पे वॉक करते हैं तो वहाँ पर जो बेल्टें बनाई जाती है वो वाइट कलर से बनाई जाती है। वाइट कलर से इसलिए बनाई जाती हैं कि जब उस पर सोलार रेडिएशन गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्शन की वजह से वो आँखों में चमकती है, तो पता चल जाता है कि वहाँ पे ये वाइट बेल्ट बनाई गई है, यानी कि वॉकओवर बनाया गया है वहाँ पे। वीडियो क्या होता है, जो डार्क कलर होता है और ब्लैक, ये क्या करता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। और जो लाइट कलर होता है और वाइट, ये क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इवन रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि अगर कहीं पे हमें डार्क कलर या ब्लैक कलर दिख रहा है वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अगर सपोज कीजिए कि मैं कोई एरिया ब्लैक कलर से पूरा पेंट कर देता हूँ तो वो क्या करेगी, जो सोलार रेडिएशन आ रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो फिर लॉन्गर वेव रेडिएशन ऊपर लेके जाएगी, यानी कि लॉन्गर वेव रेडिएशन वहाँ से निकलेंगे और ये वेव को क्या, CO2 हमारा, जो भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होंगी इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी एंड अगेन अर्थ की तरफ भेज देंगी। तो इससे क्या होगा, अर्थ और भी ज़्यादा हीट होगा। तो वहीं अगर हम वाइट कलर और लाइट कलर की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे आइस की भी हम बात कर सकते हैं, ये आइस है सपोज कीजिए और आइस पे सोलार रेडिएशन गिर रहा है, आइस है ये। जैसे बर्फ़ की ऊंची चोटियां होती है ना, जो बर्फ़ से ढकी होती है पूरी, तो उस पर अगर सोलार रेडिएशन गिर रहा है तो वो पूरे के पूरे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे।
क्योंकि वो एक तरीके से मिरर की तरह काम करेगा, आइस वहाँ पे मिरर की तरह काम करेगा। तो ये भी इमिट होकर के वापस चले जाएंगे, तो वो भी रेडिएशन विंडो की तरह वर्क करता है। चलिए दोस्तों, अब हमने इतना कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का हमें फ़ायदा क्या हुआ है, यानी कि इसको पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या है। जैसे यूपीएससी में तो आ ही रहा है, लेकिन हमें नॉलेज क्या मिलती है। तो होता क्या है कि जैसे कि हमेशा हम सुनते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे भी टर्म्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम कुछ बात करते हैं कि गवर्नमेंट भी कुछ सोचती है, यानी कि जो भी पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट है या हमारी गवर्नमेंट ये क्या सोच रही है कि कुछ ऐसा मिरर लगाया जाए स्पेस में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में, या कोई स्प्रे ऐसा कर दिया जाए कि जो भी, जैसे जो मैंने बताया ना कि आइस क्या करता है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है, इधर से आई रेडिएशन और इधर चली गई। तो इस तरीके से वो कुछ स्ट्रेटोस्फीयर में करना चाहते हैं कि जो भी रेडिएशन आ रही है उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर चल जाए। तो अगर कम रेडिएशन आएगी तो अर्थ कम हिट होगा, इसी तरह फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम मात्रा में लॉन्गर वेव रेडिएशन मिलेगी। तो अल्बिडो क्या होता है? अल्बिडो माना जाता है कि हमारे अर्थ का अल्बिडो जो है वो है 35%। इसका मतलब ये होता है कि जो भी 100% सन रेडिएशन आ रही है उसमें से क्या है, 35% स्पेस में चली जा रही है, यानी कि 35% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो जैसे ही अब एक बात यहाँ से उठ के आती है कि अगर टेम्परेचर लो है तो एल्बिडो हाई रहेगा। एल्बिडो हाई होगा, अगर टेम्परेचर हमें लो करना है तो एल्बिडो हमें हाई करना होगा, यानी कि वही जो मैंने बोला कि स्ट्रेटोस्फीयर में कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि जो भी सोलर रेडिएशन है उसमें मैक्सिमम पार्ट, यानी इस एल्बिडो को हमें और बढ़ाना है, तभी लो टेम्परेचर हो सकेगा। नेचुरली क्या होता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब एक लावा फूटता है तो बहुत सारी गैसें बाहर निकलती हैं। ये गैसें क्या करती हैं, एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेती हैं, और ये एटमॉस्फेयर सोलार रेडिएशन को नीचे यानी कि अर्थ तक पहुंचने के लिए रोक देता है। तो एक तरीके से ये भी हमारा वाटर वेपर और इस तरीके से काम करता है कि ये क्या करता है, नीचे के टेम्परेचर को हाई नहीं होने देता है, और ऊपर से जो भी सोलार रेडिएशन आ रही है उसे यहीं पर ये रोक लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ पार्ट्स तो आ ही जाता है। ऐसा आइडियल सिचुएशन में हम मानते हैं, ऐसा मे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों है, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन है जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। तो एक वॉल्केनिक इरप्शन भी एक इसके पीछे रीज़न हो सकता है। थर्ड रीज़न की अगर हम बात करें तो थर्ड रीज़न, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यही है जो कि क्लाउड्स का है। सपोज कीजिए कि ये आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ का टेम्परेचर वही सेम आप सपोज कर लो कि 30 डिग्री है, ठीक है। आप ऊपर चले 1 किलोमीटर, यहाँ क्या हो गया 23.5 हो गया, यहाँ गए 17 हो गया। तो इसी तरीके से जब ऊपर जाएंगे तो हो सकता है वो जीरो के अंडर भी चला जाए, माइनस में भी जा सकता है ऊपर टेम्परेचर, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो जो हमारा जो मॉइस्ट एयर था, जब तक यहाँ ये पहुँचा तब तक तो ये वाटर में तब्दील हुआ। जैसे ही ये ऊपर पहुँच गया, ऐसा सपोज करते हैं कि 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर जब ऊपर गया तो वहाँ पे क्या ये आइस क्रिस्टल बनाएगा। इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो पता होगा, इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। इसके भी पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा आगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी आप फिलहाल ये समझिए कि ऊपर क्या आइस क्रिस्टल बन जाता है। तो देखिए, वाटर वेपर की अगर हम बात करें तो इसके 3 पॉइंट्स हैं।
पहला पॉइंट क्या करता है, ये सोलार रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। दूसरा क्या करता है, ये जो अर्थ इमिट कर रही है यानी अर्थ रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। अब जब ये ऊपर आ गया तो आइस क्रिस्टल हो गया। आइस क्रिस्टल क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट भी कर देता है। तो वाटर वेपर क्या कर रहा है, यहाँ पे तीन तीन काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, वाटर वेपर एकदम दिमाग में रख लेना है। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, जैसे आप कहीं भी जाते हो, किसी भी एरिया में जाते हो, तो आप उसको देख के समझ पाओगे कि यहाँ हो क्या रहा है, या हम किस जगह पे हैं, यहाँ वाटर वेपर ज़्यादा है तो क्या यहाँ पे क्लाउड्स ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। इन कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, रेडिएशन के बारे में बताया, मैंने आपको रेडिएशन विंडो के बारे में बताया। होप कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। बट अब मैं अगर नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो आप बैक करके भी देख सकते हो, बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं कोई लाइव नहीं हूँ। सो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि एक हम वाटर जार लेते हैं और इसमें पानी भर देते हैं और इसको हम यहाँ से हीट देते हैं। जैसे ही इसे हीट मिलती है, इसमें क्या होता है, जो वार्म यानी कि जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी क्या होता है, ये ऊपर की तरफ उठने लगता है, और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे की तरफ आने लगता है। इसको कहते हैं हम कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमारे कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम नीचे की तरफ रहते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। ज़्यादा डेंसिटी हुई तो यानी कि हाई टेम्परेचर हो गया यहाँ पे। जब यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो यहाँ का जो, जैसे मैंने समझाया था कि जब यहाँ हाई टेम्परेचर होता है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर जब क्रिएट होगा तो यहाँ पे जो एयर जो अगल बगल की, ये क्या इसको एब्जॉर्ब क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ की एयर क्या है, रेस कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। क्योंकि अर्थ रेडिएशन, जैसे कि मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, अर्थ रेडिएशन यहाँ पड़ी, ये एयर क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये इसे ऑक्यूपाई करेगी, अगेन ये गर्म होगी और फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन होता क्या है, ये कितनी ऊपर जाएंगी, ऊपर जो ठंडी हवा है वो फिर नीचे आ जाती है। तो ये, इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन कहाँ हो रहा है, ट्रोपोस्फियर में हो रहा है। लेकिन होता क्या है, चलिए मैं भी आपको आगे बताता हूँ। अभी आपको ये समझ में आ गया तो अब मैं आपको कंडक्शन बताता हूँ। कंडक्शन में क्या होता है, सपोज कीजिए ये पानी है, अब यहाँ से मैंने एक रॉड डाल दी जो इसे गर्म कर रही है, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये कूल तो नीचे ही रहेगा क्योंकि यहाँ कन्वेक्शन है, और ये हमारा हॉट रहेगा। बट एज की यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल तो रोटेट नहीं होते हैं लेकिन हीट ट्रांसफर होती है धीरे धीरे। पार्टिकल रोटेट नहीं हो रहे हैं, पार्टिकुलेट रोटेशन सिर्फ यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल रोटेट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है। कन्वेक्शन जनरली कहाँ होता है, कन्वेक्शन होता है लिक्विड में, एयर में, और कंडक्शन कहाँ होता है, सॉलिड में और लिक्विड में। सपोज कीजिए ये अर्थ है और ये हमारा ट्रोपोस्फियर का एटमॉस्फेयर है। अब क्या होगा यहाँ पे, जब ये पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है और ये रेस कर रहे हैं, रेस करने के बाद क्या होगा, कहीं जा कर के ये टकरा जाते हैं। कहाँ टकरा जाते हैं, ट्रोपोपॉज पे।
ट्रोपोपॉज पे जाकर के टकराते हैं और ये इस तरीके से या सामने या पीछे की तरफ ये वापस आ जाते हैं, ये इसको क्रॉस नहीं करते हैं। तो पार्टिकुलेशन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पे पहुँच करके कुछ इस तरीके से लड़ करके वापस रिटर्न आ जा रहे हैं। तो वो कह रहा है ये क्या गर्म है, हॉट एयर है, मतलब यहाँ गर्म हुआ, गर्म होने की वजह से पार्टिकल ऊपर चले गए। ऊपर क्या है? कूल है। जैसा कि हमने बोला ना कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ये अगेन कूल हो जाते हैं। कूल होने के बाद फिर क्या होता है? फिर ये हॉट के पीछे नीचे की तरफ फिर ये भागते हैं। तो जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो कहाँ पर होता है? ट्रोपोस्फियर में होता है। अब स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में हमने क्या सुना है कि जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नाउ अब टेम्परेचर ऊपर का क्या है? हॉट है, और नीचे का क्या है? कूल है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज क्यों इंक्रीज होता है? इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ डेंसिटी है, वहाँ डेंसिटी नहीं है। यहाँ पे हॉट है, यहाँ पे कूल है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कंडक्शन में कि जब हम ऊपर से हॉट लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल्स जो हैं चलते नहीं हैं, कोई मूविंग नहीं होती है, बस हीट ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ से भी हीट ट्रांसफ़र होती है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ कंडक्शन है। मैं कोई जार पकड़ा देता हूँ मैं हाथ में, यानी कि कोई तवा पकड़ लो आप, और जिसके पीछे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है, तो अगर आप तवा गर्म करोगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा। सॉलिड तो गुड कंडक्टर ऑफ कंडक्शन है, लेकिन एयर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ कंडक्शन है। तो क्या करते हैं? क्या हॉट इस कूल को हॉट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जब यहाँ पे कूल है और ये यहाँ पर जा करके टकरा के वापस आ जा रहे हैं तो ये हॉट भी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? कंडक्शन होता है। तो हमने क्या पढ़ा? ट्रोपोस्फियर में जितने भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में होते हैं, और स्ट्रेटोस्फियर में कंडक्शन काम करता है। मतलब कि वहाँ पर कोई भी पार्टिकल मूव नहीं करता है। अब आपको मेरा वो क्वेश्चन याद आ रहा होगा जो यूपीएससी में पूछा गया था। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा था कि ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर की तरफ पार्टिकल मूव नहीं करते, क्या ये सही है या गलत? तो हाँ, ये सही है। ऊपर की तरफ मूव नहीं करते हैं बिकॉज वहाँ पे कंडक्शन होता है, और ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? कन्वेक्शन होता है। यहाँ पे पार्टिकुलेट मूवमेंट होती है, यहाँ पे पार्टिकुलेट मूवमेंट नहीं होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको एकदम गांठ बांध लेनी है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको रेडिएशन बताया, रेडिएशन विंडोज़ क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बता दिया, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता दिया। मैंने आपको एप्लीकेशन भी बता दिया कि कैसे कैसे वॉल्केनिक इरप्शन या वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में वर्क करते हैं, हमारा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन क्या है, मैंने ये सब आपको बता दिया है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम कुछ इसी टॉपिक से रिलेट करके कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे, उसे भी आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि वो भी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। चलिए, इसी के साथ अब ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।